जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंटिंग की तरह से नहीं करते हैं, वो एक सोशल थ्रेट की तरह से उसको रिएक्ट करते हैं। अरे इनका बच्चा तो ऐसा कर रहा है, सो दे फील कि वी आर फेलिंग एज अ पेरेंट, हमें अच्छे माँ बाप नहीं है इसीलिए हमारा बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक जो सेट बाउंड्रीज होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर चाइल्ड्स प्रॉपर डेवलपमेंट, वो हम कहीं उससे क्या हो जाता है कि द चाइल्ड इज कंफ्यूज। तो आज के बच्चों की जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, दैट इज गोइंग डाउन, क्योंकि इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि हम एक रेगुलेटेड पेरेंट हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका बच्चा, तो मेजरली वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि बच्चों के साथ उनका कनेक्शन टाइम या उनका जो टाइम जो वो साथ में बिताते हैं वो बहुत कम होता है। तो बच्चे अपने हिसाब से दे आर मोर इनटू दैट वर्चुअल वर्ल्ड देन द रियल वर्ल्ड। तो एक जो कनेक्शन की कमी होने के कारण होते हैं वो पेरेंट्स के साथ नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। नर्वस सिस्टम इन द सेंस कि जो बच्चे होते हैं, देखिए बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा बच्चा है। एंड ऑफ द डे द एज और दैट डज नॉट मैटर। पेरेंटिंग हैज नेवर बीन ईजी एंड इट कैन नॉट बी ईजी। रेगुलेशन कैपेसिटी है कि पेरेंट्स की कैपेसिटी कि वो एक्सप्लोर होने से पहले कितने लेवल तक अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाने के लिए, उस कंपटीशन में लगने के लिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, यू डोंट नीड टू डू दैट। अगर आप अपने हम सब अपने बच्चों के स्क्रीन एडिक्शन, मिसबिहेव और गुस्से से परेशान हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ सिम्टम्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रूट कॉज नहीं। प्रॉब्लम बच्चा नहीं, प्रॉब्लम हमारा रिएक्शन है। वी आर जस्ट रिएक्टिंग, नॉट पेरेंटिंग। इसलिए आज हमारी गेस्ट हैं अर्पिता कटरे जी। सी इज़ नॉट जस्ट अ पेरेंटिंग कोच, सी इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटेटर एंड फाउंडर ऑफ नवसृजन कॉन्शियस पेरेंटिंग इनिशिएटिव। इनका लॉजिक बहुत क्लियर है। ये एंशिएंट वैदिक विजडम को मॉडर्न न्यूरोसाइंस के साथ ब्लेंड करती हैं। अर्पिता जी आपको ये नहीं बताएंगी कि बच्चों को सुधारें कैसे, बल्कि ये सिखाएंगी कि फैमिली की इमोशनल फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बच्चा बिगड़ा नहीं है, हमारी फाउंडेशन वीक है। फ्रॉम स्क्रीन डिपेंडेंसी टू इमोशनल स्ट्रेस, अर्पिता जी फोकस करती हैं अवेयरनेस बेस्ड चेंज पर। टुडे वी मूव फ्रॉम रिएक्शन बेस्ड लिविंग टू वैल्यू बेस्ड ग्रोथ। तो चलिए स्वागत करते हैं अर्पिता जी का। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वेलकम टू माय शो अर्पिता जी। थैंक यू सो मच मालती, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और इतने अच्छी आपका जो शो है, जो आप इतनी सारी विमेंस को के बारे में आप इतने नए नए कंसेप्ट्स लेकर आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और थैंक यू सो मच मैम आपने, और थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमारे इस शो के लिए निकाला। पिताजी, यू आर द फाउंडर ऑफ द नवसृजन कॉन्शियस पेरेंटिंग। तो सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि नवसृजन है क्या, और इसके पीछे का मोटिव क्या है, और आपने इसे क्यों स्टार्ट किया? तो मालती, एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग इन दिस पेरेंटिंग एंड चाइल्ड काउंसलिंग सिंस 2018 एंड 19। तो सबसे पहले एक्चुअली कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था विथ पेरेंट्स एंड विथ मॉम्स, स्पेशली फॉर द मॉम्स, कि आज जो वर्किंग वेमेंस हैं वो कैसे अपने आप को और बच्चों को हैंडल कैसे करें विदाउट फीलिंग गिल्ट फॉर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन्स। लेकिन दिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ मोर अबाउट द पेरेंट्स चाहते तो बहुत अच्छा है अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं ना, कोई मैनुअल या हैंड होल्डिंग कभी भी हमारे पास नहीं रही है, क्योंकि स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमें बाकी सारी चीज़ें तो सिखाई जाती है, बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ कैसे रहना है, उनको कैसे अच्छे संस्कार विचार देने हैं, उनको कैसे अच्छी परवरिश देनी है, इसकी कहीं ना कहीं कमी हमारे सोसाइटी में ओवर द लास्ट 100 ईयर्स इसकी एक कमी देखी गई है। क्योंकि जब हम बहुत पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो समाज था, जो गुरुकुल हुआ करते थे, तो ये सारी जो व्यवस्थाएं पहले से थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो गई हैं। तो द कंसेप्ट ऑफ नवसृजन केम कि हम मॉडर्न पेरेंटिंग, ब्रेन साइंस जिसको हम न्यूरो साइंस कहते हैं, कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है, जब डेवलप कर रहा है, तो स्टार्टिंग से लेके बड़े होते तक उसके अंदर क्या मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, और बेसिस ऑन दैट पेरेंट्स कैसे उनको उस कंसेप्ट को समझ के बच्चों को सही गाइडेंस दे सकें, मार्गदर्शन दे सकें, क्योंकि हमको बच्चे को बनाना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ उसको गाइडेंस देनी है। सो वो कंसेप्ट ऐसे आया कि कैन वी गिव द पेरेंट्स, आज के जो पेरेंट्स हैं, क्या हम उनको ऐसे कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं, क्या हम उनको एक हैंड होल्डिंग दे सकते हैं जिससे कि वो एक बहुत ईजी तरीके से, मतलब पेरेंटिंग एक बोझ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक डिफिकल्ट चैलेंज ना बनते हुए एक स्मूथ और एक हैप्पी जर्नी बन सके। सो नवसृजन का कंसेप्ट वही था कि हम बच्चों को आज के जो मॉडर्न परिप्रेक्ष्य है उसके हिसाब से रखते हुए, प्लस हमारी जो
मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर है, Right. उसके साथ लेके कैसे चल सकें। बिकॉज आज जो प्रॉब्लम है वही है कि हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ना कम्प्लीटली मॉडर्न बन पाए हैं और ना हम पूरी तरीके से इंडियन रह पाए हैं। सो द ओनली कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज टू कंबाइन बोथ ऑफ इट, कि हम अपने Very जो nice. वैदिक संस्कृति है उसके साथ हम मॉडर्न पेरेंटिंग को कंबाइन करके अपने बच्चों को एक सही परवरिश दे सकें। अर्पिता जी ने आपने बहुत ही अच्छे से बताया कैसे आप वैदिक साइंस और मॉडर्न न्यूरो साइंस का ब्लेंड करके इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई हो। इट्स रियली वेरी नाइस। अर्पिता जी, आप जैसे आपके नौ सृजन में तो आप डेली मतलब डिफरेंट बैकग्राउंड के पेरेंट्स से मिलते होंगे जिनका वर्क कल्चर डिफरेंट होगा या डिफरेंट, तो मतलब आप मोस्टली किस तरह के चैलेंजेस देखते हो जो आजकल के पेरेंट्स फेस करते हैं? एक्चुअली मालती, अगर आप ये देखें तो आज मेजरली सेकेंड टायर सिटी हो या हमारी मेट्रोज हैं, तो जो मेजरली जो वर्किंग पेरेंट्स जो रहते हैं तो उनके साथ बच्चों के साथ वही प्रॉब्लम हो जाता है कि दे डोंट हैव मच टाइम विद द पेरेंट्स। और आज ये भी प्रॉब्लम है कि ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं। तो जो एक अंडरस्टैंडिंग या एक जो ग्रोइंग पीरियड में उनको जो एक समझ या एक अंडरस्टैंडिंग या एक जो चीज़ें मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम मिल रही हैं। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से जो भी एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, स्कूल का एनवायरनमेंट, सोसाइटी एनवायरनमेंट, तो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर जस्ट ग्रोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। तो वहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो बच्चे हैं दे बिकम एडमेंट, क्योंकि वो अगर टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, किस टाइप का कार्टून देख रहे हैं, क्योंकि आज इतना ज़्यादा एक्सपोजर है बच्चों को, तो वो सब चीज़ें देख के बच्चे बहुत ज़्यादा एडमेंट हो जा रहे हैं। या वो ऑटोनॉमी की भाई हमको यही करना है, जिद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों की। एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक जो सेंसिबल पहले हुआ करते थे बच्चे, तो वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। क्योंकि वो दे आर मोर इनटू दैट वर्चुअल वर्ल्ड देन द रियल वर्ल्ड। तो एक जो कनेक्शन की कमी होने के कारण वो एक जो रियल लाइफ जो कनेक्शन है वो मिस करते हैं। तो उसके कारण उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। तो मैम, जैसे कि आप ये बातें, जैसे हम बातें करते थे ऑटोनॉमी के बारे में, कि आजकल के बच्चे हैं जो वो अपनी ही एक अलग धुन में हैं, क्योंकि उनका जो दायरा है ना वो सीमित हो गया, मोस्टली वो गैजेट्स और तो उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत बढ़ गया है। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं, जो मॉडर्न थिंग्स हैं, जो गैजेट्स हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों पे एक गलत इफेक्ट डाल रहे हैं, और इसका किस तरह का आई कैन से कि किस तरह का दुष्परिणाम उनके ऊपर हो रहा है? यस मालती, ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा जिसको होता है ना फैसिलिटीज़ आज है, बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू हैव सो मच एक्सपोजर फॉर द किड्स। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो बच्चे उस चीज़ को सीख कर ग्रो भी हो रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी आज प्रॉब्लम यही हो रहा है कि उस चीज़ का बच्चे सही तरीके से उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मेजरली स्क्रीन स्क्रोलिंग या जिस टाइप का जो मटेरियल जो उनके सामने आ रहा है, जो एक्सपोज हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट दैट गुड फॉर देम। और धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि पेरेंट्स बिकॉज दे आर वर्किंग, इवन अगर घर में भी पेरेंट्स हैं या हाउस वाइफ भी हैं या वर्किंग मदर्स हैं, वट एवर, तो दे कैन नॉट बी ऑल द टाइम पॉलिसिंग और दे कैन नॉट बी ऑलवेज वॉचिंग ओवर। तो लेकिन वो हो रहा है कि इतना ज़्यादा बच्चों के साथ एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है आज फ़ोन की, गैजेट्स की, यू हैव आईपैड्स, यू हैव फ़ोन, यू हैव टीवी, कि वो बच्चों का जो दुनिया है वो एक्चुअली पहले बच्चे फ्री टाइम में खेलने जाया करते थे, नाउ दे आर ऑलवेज ग्लूड टू योर गैजेट्स एंड ऑल। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा पहले के कंपैरेटिवली उनका जो एक एफिशिएंसी थी, उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ थी, दैट आर इम्पैक्टिंग अ लॉट। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ये बच्चों की क्रिएटिविटी को भी कम कर रही हैं। जब तक बच्चों के पास फ्री टाइम नहीं होगा और जब तक उनका माइंड मतलब खाली नहीं होगा, आई कैन से कि खाली नहीं होगा, तब तक वो क्रिएटिव चीज़ें नहीं सोच सकते, राइट? और अभी ऐसा टाइम हो गया कि बच्चे ऑल द टाइम उनके दिमाग में मतलब हजारों टैब खुले हुए हैं, कार्टून देखना कार्टून देखना है, स्कूल के होमवर्क्स भी देखो तो आप टैबलेट्स और ये सारी चीज़ें पे आए, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी बहुत कम हो रही है और उनका टाइम स्पेन तो वैसे ही आजकल इतना कम हो गया, 30 सेकेंड। क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो जब हमारी अगर जनरेशन की बात करें या जो पहले का जनरेशन होता, तो वेन एवर वी यूज्ड टू गेट सम होमवर्क या प्रोजेक्ट्स मिलते थे, कुछ मिलते थे, तो हम क्या करते थे, हम खुद से करते थे। हम क्या करते थे, हम न्यूज़ देखते थे, हम लाइब्रेरी जाते थे, हम पेरेंट्स की हेल्प लेते थे, हम अपना दिमाग लगाते थे। आज एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे। आपने जेमिनाई पे डाल दिया, आपने चैट जीपीटी पे डाल दिया, आपने गामा पे डाल दिया, एंड एवरीथिंग इज रेडी फॉर यू। तो आज जो बच्चों की जो स्किल है, जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, दैट इज गोइंग डाउन, क्योंकि दे आर नॉट एक्चुअली यूटिलाइजिंग ब्रेन।
तो वो कहीं ना कहीं इट्स अ बिग एंड मेजर इम्पैक्ट जिसके ऊपर हमको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। राइट। तो मैम जैसे इन सारी चीज़ों को लेके मतलब आपका जो नवसृजन है वो किस तरह से वर्क करता है? जैसे मालती अगर हम बात करें तो इट्स ऑल अबाउट देखिए बच्चा जो होता है ना, इट्स लाइक बहुत गीली मिट्टी की तरह होता है। आप उसको जिस तरीके से ढालना चाहें आप उसको उस तरीके से ढाल सकते हैं। तो आज बच्चा, हम जैसे बोलते हैं कि भाई आज बच्चे बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गैजेट्स दिया किसने? पेरेंट्स ने। किसने सिखाया कि बेटा अगर आप ज़्यादा जिद कर रहे हो, ये कर रहे हो, या मुझे अपने ऑफिस का काम करना है, या यू नो आई एम बिजी, तो हम क्या करते हैं, हम खुद ही बच्चों को पहले गैजेट्स देते हैं। जब व्हेन दे गेट एडिक्टेड तो फिर हम बोलते हैं कि भाई अरे बच्चा तो एडिक्टेड हो गया। तो more than fixing the child, it's more about fixing our parenting. क्योंकि बच्चे को चाहिए कि बच्चे के पास इतनी एनर्जी है तो उसको उस चीज़ को यूटिलाइज करना है, उसको उस चीज़ एनर्जी को चैनलाइज करना है हम पेरेंट्स को। सो रादर देन रिड्यूसिंग, हम जो उसको बोलते हैं ना कि हम सिम्टम्स को हटाने की बात कर रहे हैं, बट इन नवसर्जन व्हाट वी टॉक अबाउट कि रादर देन फिक्सिंग योर चाइल्ड और फिक्सिंग दैट इश्यूज, क्या हम कोर पे काम कर सकते हैं? फाउंडेशन कि अगर हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इफ यू आर गिविंग दैट हैप्पीनेस, दैट जिसको बोलते हैं ना डोपामिन इफेक्ट, कि भाई जो फोन है, जो गैजेट्स हैं, बच्चे उस पर क्यों इतने एडिक्टेड हैं? क्योंकि वो उनको डोपामिन या वो खुशी दे रहा है, वो एक्साइटमेंट दे रहा है। तो अगर पेरेंट्स कैन क्रिएट दैट हैप्पीनेस, दैट डोपामिन इफेक्ट, दैट यू नो एक्साइटमेंट, तो बच्चे फोन बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। सो प्रोबेबली मुझे लगता है कि मोर देन यू नो रिमूविंग दैट गैजेट्स, इट्स मोर अबाउट अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर अगर बच्चों को वो चीज़ दे सकें, सो ऑटोमेटिकली आई थिंक डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी कंप्लीटली गॉन, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। वो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बच्चा को इम्प्रूव करने, ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, लेकिन हम उसका एडिक्शन जिसको बोलते हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। जितना ज़्यादा बच्चों के साथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा बच्चे इन सब चीज़ों से दूर होंगे। वेरी नाइस मैम। मतलब नवसृजन जो है वो रैदर देन फिक्सिंग द चाइल्ड इशू, इट्स वर्किंग ऑन द कोर फाउंडेशन ऑफ द पेरेंटिंग। नाउ वी आर जस्ट रिएक्टिंग, वी आर नॉट डूइंग द पेरेंटिंग, राइट। तो मैम देखिए आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स जो है वर्किंग है, और जब उनके घर में एक बच्चा आता है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, इवन पेरेंट्स के बीच में भी, उनके पर्सनल लाइफ में भी। तो फिर उन्हें पहले लगता है कि क्या ये बच्चा इशू है? नहीं, बच्चा तो इशू नहीं हो सकता। लेकिन जब वो सोशल गैदरिंग में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं और जब बच्चा कोई तमाशा खड़ा करता है तो उनको लगता है नहीं ये बच्चा ही प्रॉब्लम है। तो मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मालती द थिंग इज कि जब बच्चा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कुछ करता है तो हम जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंटिंग के तरह से नहीं करते हैं, वो एक सोशल थ्रेट की तरह से उसको रिएक्ट करते हैं। सोशल थ्रेट इन द सेंस कि जब बच्चा अगर रो रहा है पब्लिक में, मतलब यू नो ड्रामा क्रिएट कर रहा है या आंसर बैक कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ मिसबिहेव कर रहा है, तो क्या होता है कि भाई जो पेरेंट्स होते हैं दे डोंट सी कि मेरा बच्चा डिसरेगुलेटेड है या उसको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ इशू है। उस समय उनको लगता है कि यार बच्चा बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है, मुझे उस समय उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई आसपास के लोग मुझे देख रहे हैं, तो वो एज अ सोशल थ्रेट लेते हैं। उस समय उनका जो माइंडसेट रहता है वो ये रहता है कि भाई सब लोग मुझे देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे कि अरे ये तो अपने बच्चे को भी नहीं संभाल सकते, अरे इनका बच्चा तो ऐसा कर रहा है। सो यू नो दे फील कि वी आर फेलिंग एज अ पेरेंट, कि हम एक अच्छे माँ बाप नहीं हैं इसीलिए हमारा बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। पर उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई जो टेंट्रम्स हैं या जो मिसबिहेवियर है दैट इज़ नथिंग बट द इमोशनल ओवरफ्लो। मतलब बच्चा के अंदर ऐसा कुछ चीज़ चल रहा है या उसकी इमोशन या स्ट्रेस या ऐसी कोई चीज़ है जो वो संभाल नहीं पा रहा है, दैट इज़ कमिंग आउट एज अ टेंट्रम। टेंट्रम और कुछ नहीं होता है, टेंट्रम इज जस्ट दी थिंग्स दैट इज गोइंग इनसाइड योर चाइल्ड, जो वो नहीं संभाल पा रहा है, तो वो चीज़ बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ टेंट्रम। तो बच्चा आपको परेशान करने के लिए या जिसको बोलते हैं ना कि आपको परेशान करने या कोई आपको एम्बैरेस फील करवाने के लिए बच्चा नहीं करता है। इट्स जस्ट कि जब हम बड़े लोग रहते हैं तो हम बड़े लोग क्या करते हैं, जब हमको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, खराब लगता है या वी फील ओवरवेल्म्ड या हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वर्ड्स होते हैं, सो वी एक्सप्रेस दैट वर्ड्स कि आई एम नॉट फीलिंग गुड या आज मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। सो वी नो वी हैव दोज वर्ड्स। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों के पास उतनी वोकैबुलरी नहीं होती है, दे डोंट नो व्हाट, दे जस्ट फील कि समथिंग इज गोइंग, यू नो समथिंग इज डिस्टर्बिंग इनसाइड मी, लेकिन क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, सो व्हाट दे डू इज कि वो चिल्लाएंगे, वो चीखेंगे, वो बहुत क्लिंगी हो जाएंगे, मम्मी पापा को परेशान करेंगे या यू नो दे अननेसेसरली कीप ऑन क्राइंग।
सो ये उनका तरीका होता है अपने जो इमोशंस होता है उनको डिस्चार्ज करने का, दैट इज कॉल्ड इमोशनल डिस्चार्ज ऑफ किड्स। तो जो वो टेंट्रम शो कर रहा है तो उस समय पेरेंट्स को ये समझना है कि यार समथिंग रादर देन फिक्सिंग एंड रादर देन कंट्रोलिंग। उस समय क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि ये सोशल थ्रेट है या एक जो डिसरिस्पेक्ट है या मैं आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब सबको क्या लगेगा कि आई कांट कंट्रोल माई चाइल्ड। तो उस समय पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई उस टाइम उनका जो एमेग्डाला होता है हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो थ्रेट डिटेक्ट करता है। थ्रेट कैसा कि भाई दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर मी, या ये मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है बच्चा। सो उस समय क्या होता है कि उनका रादर देन देयर रैशनल थिंकिंग उनका जो एक थ्रेट वाला जो सर्वाइवल मोड होता है वो ऑन हो जाता है। अब क्या हो गया कि भाई बच्चा तो ऑलरेडी एग्रीवेटेड है, वो ऑलरेडी टेंट्रम शो कर रहा है, मतलब कि उसका ऑलरेडी वो जो वाला इमोशनल ब्रेन वो वर्क कर रहा है। और पेरेंट भी उस टाइम क्या करते हैं कि दे ऑल्सो रादर देन उस चीज को रेगुलेट करने की जगह दे ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल। क्यों? क्योंकि उनका भी एमेग्डाला एक्टिवेट हो गया है। तो अब आप ये समझना चाहिए कि भाई रादर देन एक सूदिंग और एक एक्टिवेशन होता तो अभी दोनों जो आपके इमोशनल ब्रेन है दे आर फाइटिंग। तो अगर जब दोनों फाइट करेंगे तो चीजें एग्रीवेट ही होंगी। सो व्हाट पेरेंट्स हैव टू लर्न इज कि रादर देन कंट्रोलिंग या उस चीज को सप्रेस करने या अपने पर्सनल उस पे लेने की जगह पे दे शुड ट्राई टू जस्ट रेगुलेट योर सेल्फ, ताकि आपका जो सेल्फ रेगुलेशन है वो आप अपने बच्चे को काम करने के लिए या उसको सूद करने के लिए हेल्प कर सकें। तो बहुत अच्छा से बताया आपने मैम। और जैसे कि मतलब क्या होता है कि आजकल क्या है कि हम पैम्परिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चों की, मतलब और आजकल सबके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो बच्चे ने कुछ भी मांगा वो हम तुरंत विद इन सेकेंड ला के उनको दे देते हैं। और इतना पैम्पर होने, तो क्या जो इतना पैम्परिंग मिल रहा है या हम बच्चों को इतना ज़्यादा, मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि आप पहले जब हम छोटे थे हमारी पेरेंटिंग होती, हम मार भी खाते थे, स्कूल में भी मार खाते थे, घर पे भी मार खा लेते थे। बट अभी क्या है कि ना बच्चों को हम घर पे पिटाई कर सकते हैं और ना ही स्कूल में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई प्रबंधन है कि उनको कुछ किया जाए। तो ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट कर रही हैं बच्चों को, कि जो हमारी पेरेंटिंग हुई वो गलत थी या अभी जो पेरेंटिंग हो रही है ये गलत है या सही है? मतलब ये थोड़ा सा बहुत डिलेमा होता है लोगों में कि हम तो पिटाई खा खा के बड़े हुए हैं और हम सुधरे हुए हैं और हम बच्चों को इतना पैम्पर कर रहे हैं, उन्हें सारी चीज़ें दे रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे मतलब उस लेवल पे नहीं है वो। तो आपको क्या लगता है? मालती, एक्चुअली इट्स नॉट कि वो सही था और आज गलत है। मतलब हर किसी जो भी पहले की पेरेंटिंग थी और आज की पेरेंटिंग, दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं। एक्चुअली जो पहले की पेरेंटिंग हुई तो वो ऐसे जनरेशनल थी, वहाँ पे ऐसा था कि भाई ऐसी ही चीज़ें चली आ रही है, दादाजी स्ट्रिक्ट थे इसीलिए पापा स्ट्रिक्ट हैं, इसीलिए आगे की जनरेशन भी वैसी, बिकॉज दैट वॉज दी वे यू यूज टू लर्न। तो उस समय देखा जाए तो बच्चों के हिसाब से उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके ऊपर क्या, उनकी ग्रोथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो कभी भी सोचा नहीं गया। लेकिन आज जस्ट हम एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, हम सारी फैसिलिटीज, एक्चुअली हम जो आज ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? सो दैट इज अगेन कमिंग, हमको यही फिर हमको अभी यू हैव टू गो बैक टू दैट पेरेंटिंग। इट हैज नथिंग टू डू विथ योर चाइल्ड, इट हैज अगेन कि आपका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, इट इज एंटायरली ऑन दैट। कि अगर आपको पहले वो चीज़ें नहीं मिली है या आपने वो स्कैरसिटी फील की है या लैक फील किया है, तो अब आप चाहोगे कि अच्छा आज मेरे पास सब कुछ है तो मैंने जो फील किया है, जो मेरे बचपन में मुझे नहीं मिला, लेट मी गिव दैट टू माई चाइल्ड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम ओवर गिविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हम देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अरे भाई ये चीज़ मुझे नहीं मिली थी इसलिए मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। सो दैट इज मोर ऑफ लविंग केयरिंग की जगह पे हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। वी जस्ट ट्राई टू मेक देम फील वेरी कंफर्टेबल, नॉट हर्टिंग। लेकिन उससे हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ठीक है, जो पुरानी पेरेंटिंग थी, डांट मार वॉज नॉट डेफिनेटली, मारना या डांटना इज डेफिनेटली किसी भी उससे वो सही नहीं है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कंप्लीटली लीनियंट हो जाते हैं और वी आर जस्ट जस्ट ऑन द नेम ऑफ लविंग, सॉफ्ट पेरेंटिंग और केयरिंग वाले जो मोड में, जब हम एक्स्ट्रा केयरिंग वाले में चले जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक जो सेट बाउंड्रीज होना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर योर चाइल्ड्स प्रॉपर डेवलपमेंट, वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि द चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज्ड कि जब हम कि भाई मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, वो एम आई डूइंग राइट और नॉट।
क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मुझे कभी डांटते ही नहीं है, मुझे कभी कुछ कहते ही नहीं है. सो व्हेन द चाइल्ड डोंट नो व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, तो ही विल डू जो उसको समझ में आ रहा है, जो उसके आसपास की चीज़ें मतलब हैं. एंड आसपास की चीज़ें सही है या गलत हैं, दैट वी रियली कैन नॉट कंट्रोल. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि यस, आप डांटिए नहीं, मारिए नहीं, लेकिन यू हैव टू टेल योर चाइल्ड इन अ फर्म वे दैट आई लव यू, everything is accepted, whatever you want will be given, but these are the boundaries that you have to follow. Right. So, a certain level of discipline, certain level of accountability is very important. Yeah, and we have to set a proper boundaries and what is right and what is wrong. We have to teach them. Yes. तो अर्पिता जी, जैसे आपने बताया कि हमें एक बाउंड्री सेट करनी है, अभी हम बाउंड्री की बातें कर रहे थे कि what is right, what is wrong, we have to teach them. But the thing is कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो भी पेरेंटिंग की बहुत सारी बुक पढ़ते हैं, काम बुक और ये सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब भी बच्चा कोई टैंट्रम करता है उस समय हमें गुस्सा आ जाता है और सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं. तो मतलब ऐसे में फिर पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? एक्चुअली मालती, जैसे जब हम आज के एक्चुअली पेरेंट्स पहले कंपैरेटिवली दे आर मोर विजिलेंट, दे आर मोर कि भाई हमको अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है. तो आज एक जो अवेयरनेस है, मैं कहूँगी कि आज अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू हमारे पुराने जनरेशन्स, विच इज़ रियली गुड. आज पेरेंट्स रियली वांटेड टू नो कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, कैसे हमको परवरिश करना चाहिए, कि हमको क्या चीज़ें मतलब कैसे ऐसे टूल्स यूज़ करना चाहिए या कैसी चीज़ें यूज़ करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सही चीज़ें दे सकें. राइट. लेकिन जब हम बुक्स की बात करते हैं, जब हम काम पेरेंटिंग की बात करते हैं, सो दैट इज़ मोर अबाउट योर लॉजिकल ब्रेन. कि ये सारी जो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, यू देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट कम्स, रील्स दैट कम्स कि ऐसा पेरेंटिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए. सो लेकिन ये जब हम कर रहे होते हैं तब हम बहुत शांत होते हैं. उस समय कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं रहते हैं. वी आर सिटिंग कामली. हमारा रैशनल ब्रेन जो होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, वहाँ से हम इस सारी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं. लेकिन when there is a tantrum, when child replies back, या आपने बहुत मेहनत से खाना बनाया है और आपका बच्चा रोज खाना छोड़ कर आ रहा है, तो उस समय क्या होता है कि that time again भाई आपका जो है आपका लिम्बिक सिस्टम, जो आपका जो वाला सिस्टम है, विच इज अगेन थ्रेट, तो वो वाला जो है वो अगेन इट गेट्स एक्टिवेटेड. आपका अमेग्डाला फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिसको अमेग्डाला हाईजैक बोलते हैं. जिस समय आपका जो वो पूरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो आपकी रैशनल थिंकिंग, जो अपनी सारी बुक्स पढ़ी थी उस समय कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छे से पेरेंटिंग करने वाली, आई एम नॉट टू हर्ट माय चाइल्ड, एवरीथिंग. लेकिन उस समय जो आपका ब्रेन है, उस समय आपका ब्रेन वर्क कर रहा होता है आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू. नर्वस सिस्टम मतलब कि आपका लिम्बिक सिस्टम ऑन होता है, आपका अमेग्डाला एक्टिव होता है उस समय, और जो आपका अमेग्डाला होता है वो आपका सर्वाइवल मोड में वर्क करता है. सर्वाइवल मोड मतलब कि जब हम एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले हमारा जो ब्रेन था एवोल्यूशनरी स्टेज में, हमारा सर्वाइवल वाला ब्रेन ही डेवलप हुआ था. क्यों? क्योंकि हमें एनिमल्स से या जो बाहर के एक्सटर्नल थ्रेट से अपने आप को बचाना होता था. तो उस समय क्या होता है, आपका ब्रेन तभी एक्टिवेट होता है जब आपको कोई थ्रेट है. लेकिन आज हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में हैं, तो आज हमारे लिए थ्रेट क्या होता है, किसी ने हमारा डिसरिस्पेक्ट कर दिया, किसी ने आवाज़ ऊंची कर दी, किसी ने हमसे लड़ाई कर ली, या ऐसी सारी जो चीज़ें एग्रेशन है, तो इस स्टेट में हमारा अमेग्डाला एक्टिवेट हो जाता है. तो जब आपका बच्चा ऐसी कोई चीज़ें करता है या मिसबिहेव करता है, तो दैट टाइम अगेन योर सर्वाइवल मोड वाला जो सिस्टम है वो ऑन हो जाता है. तो दैट टाइम, और जो ये सिस्टम होता है, क्योंकि ये आपका सर्वाइवल मोड है, एंड जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है दैट इज अ लॉजिकल ब्रेन. सो योर दैट नर्वस सिस्टम, जो आपका अमेग्डाला वाला ब्रेन है, दैट रिएक्ट्स इन मिली सेकेंड्स. ओके. एंड देन जब तक आप ये रियलाइज करो कि अच्छा मैंने वो बुक में क्या पढ़ा था एंड हाउ शुड आई रिएक्ट, बाय दैट टाइम योर बॉडी हैज ऑलरेडी रिएक्टेड. तब तक आप ऑलरेडी गुस्सा कर चुके होते हो, तब तक आप ऑलरेडी लगा चुके होते हो, एंड बाय दैट टाइम लेटर ऑन यू रियलाइज, देन यू फील गिल्ट. बट दैट टाइम इट्स नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट रेगुलेटेड. तब तक आप वो चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. एंड मालती, इसका मैं सिर्फ छोटा सा आपको दो कंसेप्ट बताना चाहूँगी. दिस वर्क्स ऑन 2 बेसिस, जिसके 2 कंसेप्ट्स हैं. पहला तो ये होता है कि ये वर्क ऐसे करता है कि भाई आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हाउ योर चाइल्डहुड हैड बीन, है ना. अगर आपके बचपन में जैसे जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, जो भी आपके उस पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड या कनेक्टेड आपके जो भी इमोशंस रहे हैं, वो ही आपके उस समय मतलब बाय डिफॉल्ट जो बाहर डिफॉल्ट, जो अगर जैसे अपने बचपन में अगर आपने देखा है कि गुस्सा करना मतलब कि आपको पनिशमेंट मिलेगा,
या आपने कुछ गलत काम किया है तो आपको डांट पड़ेगी, या अगर आप रो रहे हो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो आप क्या करोगे कि भाई वो जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, राइट। तो लेकिन आपको ये पता है कि भाई अगर मैंने बचपन में गुस्सा किया था तो मुझे डांट पड़ी थी, तो वो आपके ब्रेन में वायर्ड है कि अगर गुस्सा है तो मतलब दिस शुड बी द रिएक्शन, दिस इज द ऑटोमेटिक रिएक्शन दैट हैज कम फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स। तो जब आप गुस्से में हो या जब आपका एमिग्डाला एक्टिवेटेड है, उस समय वही सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी जो आपके ब्रेन में ऑलरेडी बचपन से वायर्ड है। उस समय आपके पास इतना समय नहीं होता कि आपने जो पढ़ा है या जो बाहर की चीजें हैं दैट you will not be able to remember. And second concept goes is कि जैसे होता है ना कि अगर आप एक कप मान लें, just we'll take an example of a cup, कि अगर आपके पास एक कप है, ठीक है, तो आपने अगर उस कप में अगर आप you try to fill that cup, तो आपका भाई रोज का ऑफिस का स्ट्रेस है if you're working, ठीक है, आपके कुछ अनमेट एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, आपके कुछ इमोशंस हैं, कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं, तो आपका कप ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। और अब क्या हुआ कि बच्चे ने कुछ मिसबिहेव किया या बच्चे ने थोड़ा सा भी कुछ किया, तो आपका जो पूरा ऑलरेडी फिल्ड कप था जिसमें ओवरफ्लो ऑलरेडी बस उस पे थे, वो इट्स जस्ट वन ड्रॉप एंड इट स्पिल्स and it happens in milliseconds, so you really don't have time कि आप उस समय ये सोचो कि भाई मैंने वो रील में देखा था या मैंने बुक में पढ़ा था, it usually don't happen that way। तो जैसा आपने बताया कि हमें मिली सेकेंड भी नहीं मिलता और हमारा गुस्सा फूट पड़ता है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स को मिरर करते हैं, राइट। तो क्या हमारे अंदर के जो दबे हुए इमोशंस होते हैं, जो हमारे अंदर का मॉन्स्टर होता है, तो क्या बच्चे उसे भी रिफ्लेक्ट करते हैं? डेफिनेटली, एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है बट दैट इज द रियलिटी कि यस, जो भी हमारे जो बच्चे हम बोलते हैं कि हमारे आई कलर को लेते हैं या हमारी हाइट पर्सनालिटी को लेते हैं, हमारे बिहेवियर को लेते हैं, सो सिमिलरली बच्चे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे अनहील्ड जो पैटर्न्स होते हैं, हमारे जो इमोशनल वुंड्स होते हैं, उनको भी बच्चे लेके जाते हैं। इसको हम साइकोलॉजी में इंटरजनरेशनल इमोशनल ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसमें कि जो भी बच्चा रहेगा, जो भी पेरेंट्स ने अपने ग्रोइंग अप में जो भी चीज़ें, जो भी उनके इमोशंस हैं या जो भी उनके बिहेवियर्स हैं जिनको सप्रेस किया गया है, आपके बच्चे उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस चीज़ को लेकर आते हैं बाहर। जैसे अगर आपको बचपन में कहा गया है कि गुस्सा नहीं करना है या आपको गुस्सा करने पे पनिशमेंट मिल रही है, तो आप क्या करते हो, आप गुस्सा नहीं करोगे। या आपको कुछ मिसबिहेव करने के चक्कर में आपको पनिशमेंट मिला है, तो आपको पता चला कि भाई नहीं, आई रियली कैन नॉट मिसबिहेव, दिस इज डेंजरस। सो मतलब ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होता है कि वो हम सप्रेस करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि what we are taught कि these are the wrong things। आप आंसर बैक नहीं कर सकते हो, आप गुस्सा नहीं कर सकते हो, you cannot speak loud। तो अगर आप इस माहौल में पले बड़े हो तो क्या हो जाएगा कि आप ये जो सारी चीज़ें उसको आप सप्रेस करके रखोगे। लेकिन when you become a parent, जब आप पेरेंट बनते हो तो आपका जो बच्चा रहता है वो ये सारी चीज़ें लेकर आता है, एंड what he'll do is वो उन्हीं सारी चीज़ों को करेगा what you was not allowed to do। जो आपके अंदर दबी हुई चीज़ें रहती हैं वो आपका बच्चा निकाल के लेकर आता है। तो क्योंकि जो इमोशंस रहते हैं वो आप क्या करते हो, दबा देते हो, तो वो कहीं जाते नहीं, वो सिर्फ सप्रेस हो जाते हैं, इट्स समवेयर इनसाइड यू। सो व्हेन योर चाइल्ड इज बोर्न, सो ही विल ब्रिंग बैक ऑल दोज थिंग्स व्हिच वाज बीन सप्रेस्ड। तो वो हमारे अंदर की चीज़ों को बाहर लेकर आता है। तो जब बच्चा शाउट करता है या रिप्लाई बैक करता है या कुछ मिसबिहेव करता है, तो आपके अंदर क्या चलता है कि भाई दिस इज रॉन्ग, ये क्योंकि मेरी ब्रेन वायरिंग क्या है कि ये तो गलत है, ये तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे बचपन में तो आई वाज नॉट बीन डन लाइक दैट, नॉट अलाउड टू डू ऑल दिस अलाउड टू डू दिस थिंग्स। सो क्या होता है कि वो जो आपके दबे हुए इमोशंस हैं या जो आपके हीलिंग्स, इनर चाइल्ड जो आपका है, वो बोल रहा है कि भाई ये तो गलत है, सो दैट इज अ डेंजर साइन, दैट इज नॉट राइट। तो वो क्या करता है कि वो आपके अंदर के आपको कॉन्शियस कर देगा, एंशियस कर देगा, आपको क्या लगेगा कि यार दिस इज समथिंग विच शुड नॉट बी डन, तो आप उसको दबाने की कोशिश करोगे। लेकिन क्या है कि भाई आपका बच्चे को थोड़ा ना पता है, ही इज जस्ट ब्रिंगिंग दैट आउट एंड ही इज एडमेंट। तो क्या हो जाता है कि भाई आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वाई, क्योंकि दैट वाज एन सप्रेस्ड इमोशन विच योर चाइल्ड इज ब्रिंगिंग अप। सो उस चीज़ को आप कंट्रोल करने के चक्कर में यू गेट एंशियस, आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा इसको बोलते हैं डिस्टर्ब हो जाते हो, और वो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एंगर। सो दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एंगर। सो उस समय क्या होता है, और आप ये समझने की स्टेट में डेफिनेटली नहीं होते हो कि यू नो व्हाट, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग विथ योरसेल्फ, आप अपने अंदर की चीज़ों से लड़ रहे होते। इट इज़ नॉट अबाउट द चाइल्ड। जैसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि भाई छोटी सी तो मिस्टेक थी, दूध ही तो गिरा था,
हाँ। या एक छोटा सा ही मिस्टेक किया था, हाँ, तो इतना वो क्यों? राइट। सो दैट इज नॉट दैट, या बच्चे ने अपनी बात ही तो रखी थी, लेकिन हमको क्या सिखाया गया था कि भाई अपनी यू नो हाँ, आपको जो बड़ों ने बोला है वही करना है, वही वो करना है, यू डोंट हैव टू आंसर बैक। लेकिन जब आपका बच्चा आंसर बैक करता है तो वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एंड दैट कन्फ्लिक्ट कम्स आउट एज एंगर। तो अर्पिता जी, आप जैसे बता रही हैं, आपने बहुत ही मतलब क्लियर वर्ड में ऐसे समझाया, और जैसा मतलब ये सारी चीज़ों से देख के तो ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ हमारे जो इमोशंस है उसी को लेके बाहर निकल रहे हैं। तो अगर मतलब एज ए पेरेंट्स, इफ वी आर हैप्पी देन किड्स आर आल्सो हैप्पी। अगर पेरेंट्स, मुझे लगता है कि अगर मस्त मौला है जिनको मतलब बिल्कुल केयरलेस, किसी चीज़ की फिक्र नहीं, ठीक है हम हैप्पी हैं, वी आर क्या हैप्पी टू गो, तो किड्स भी वैसे ही होंगे। डेफिनेटली एक कंसेप्ट साइकोलॉजी का ये भी कहता है कि अगर आपको देखना है कि आपकी फैमिली कैसी है और योर पेरेंट्स कैसे हैं, हाउ इज योर होम एनवायरनमेंट, हाउ इज योर होम वाइब, तो आप बच्चों को देख लो। द वे किड्स आर गोइंग टू रिएक्ट आउटसाइड वर्ल्ड इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके पेरेंट्स वो कितने रेजिलिएंट हैं, वो कितनी चीज़ों को कैसे रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। दैट विल एंटायरली शो कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है और आपके पेरेंट्स किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। सो एंटायरली योर चाइल्ड इज गोइंग टू दे आर योर मिरर। जैसे कभी ये होता है ना कि एज ए पेरेंट्स हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छी पेरेंट्स कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों के सामने गुस्सा नहीं होना है, हमें मतलब हमारे आपस की मतलब एज ए कपल आपकी जो भी इश्यूज हैं वो हम खुद आपस में सुलझा लेंगे, हमें बच्चों के सामने हम वो सारी चीज़ें नहीं लाएंगे। तो क्या बच्चे वो साइलेंट फाइट को सेंस कर पाते हैं? बिल्कुल मालते होते हैं, वो पेरेंट्स के साथ नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। नर्वस सिस्टम इन द सेंस कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ही सारी जिसको बोलते हैं ना कि जब अगर फॉर एग्जांपल देखो तो एक छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा बच्चा है जिसको ये नहीं समझता है कौन मेरे पापा हैं, मम्मी है, XYZ कौन रिश्तेदार है। वो अगर रो रहा है तो किसके पास जाके चुप होगा? मेजरली माँ के पास, और कभी सर्टेन सिचुएशन पापा के पास, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके पूरे सिस्टम से, आपके नर्वस सिस्टम से, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो कनेक्टेड है। तो जब माँ शांत है, जब माँ के पास आके वो क्या करता है, वो सेफ फील करता है। सो सिमिलरली जो हमारे बच्चे होते हैं दे आर मोर कनेक्टेड टू आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम और बच्चों में जो रहती है कि दे डोंट रीड योर वर्ड्स, दे रीड योर नर्वस सिस्टम। तो अगर आपके घर में कोई फाइट है तो अगर आप बोल रहे हो कि हाँ जी हम तो सामने नहीं लड़ते हैं एंड वी डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ देम, लेकिन द थिंग इज कि जब आप लोग के घर में कोई फाइट है तो देर इज अ साइलेंट, जिसको पता नहीं कि एक बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है घर में, एक स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट होता है, वाइब्स होती हैं विच इज़ टेंस्ड, विच इज़ डिस्टर्ब्ड। तो आपका बच्चा उन सारी चीज़ों को सेंस करता है। बच्चा ये देखता है कि ओके मेरे पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट टॉकिंग द वे दे यूजुअली टॉक, ठीक है। एक टोन जब बात कर रहे हैं तो भाई देर इज एन अप एंड डाउन इन द टोन, देर इज नो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट दैट इज हैपनिंग, और घर में एक सेंस ऑफ स्ट्रेस इज देयर। तो बच्चा उस स्ट्रेस को, उस वाइब को बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करता है। और बच्चों में यूजुअली ये रहती है टेंडेंसी कि वो हर थोड़े दिन में, क्योंकि उनके पास खुद का कोई सिस्टम नहीं होता, दे वर्क ऑन द इकोसिस्टम ऑफ योर फैमिली और इकोसिस्टम ऑफ द पेरेंट्स। तो जब उसको लगता है कि देर इज सम इनस्टेबिलिटी या कहीं स्ट्रेस या टेंशन है वहाँ पे, तो बच्चे के अंदर क्या होता है कि भाई उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट होती है। और वो जो एंजाइटी होती है बिकॉज ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन द वर्ड्स, तो अगेन वो फिर अलग अलग तरीके से निकालेगा। हर बच्चे का एक अलग तरीका होता है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा रोएंगे, अननेसेसरी बिना किसी बात पे रोएंगे, क्योंकि वो अंदर से इनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस टेंशन फील कर रहे हैं घर का। तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाएंगे या ओवर प्लीजिंग हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेबी वाला फील देंगे, या तो वो बच्चे होंगे कि बहुत एडमेंट हो जाएंगे, बहुत स्टबर्न हो जाएंगे। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो दे रियली बिहेव स्टबर्न। तो दे ऑल एब्जॉर्ब द होम एनवायरनमेंट। तो जैसे अभी हम बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो घर के वाइब्स को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। बट आपने देखा होगा जैसे एक घर में ही दो बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही गुस्से वाला है, और एक बच्चा जो है वो बिल्कुल शांत शरीफ, मतलब बिल्कुल वेल बिहेव्ड है। तो क्या ये वेल बिहेव्ड जो बच्चे होते हैं वो अंदर से टूट रहे होते हैं, या फिर मतलब इज दिस अ गुड बिहेवियर इज अ रेड फ्लैग? नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली कुछ बच्चे जो रहते हैं वो पहले से ही थोड़े से हर बच्चे का एक अलग बिहेवियर होता है, यू कैन नॉट कंपेयर। जैसे और यूजुअली ऐसा होता है कि अगर घर में दो बच्चे हैं तो वन विल बी वेरी एक्टिव एंड वन विल बी लिटिल मैच्योर, तो वो एक कॉम्बिनेशन यूजुअली होता है।
अगर बड़ा बच्चा अगर बहुत बदमाश है तो छोटा बच्चा विल बी टेकिंग केयर, थोड़ा सा केयरिंग होगा, शांत होगा। और अगर यूजुअली वैसे बड़ा बच्चों को देखा जाता है कि छोटे बच्चे रहे तो दे ऑटोमेटिकली बिकम मेच्योर। तो उसमें भी दो कंसेप्ट आते हैं कि वन इज कि ठीक है, अगर वो बाय नेचर ही अगर शांत है, मेच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है तो इट्स फाइन। लेकिन कुछ जगह ये होता है कि फैमिली में द पेरेंटिंग दैट गोज कि अरे तुम तो बड़े हो, तुमको ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें। तो क्या होता है ना कि उसकी हर एक इमोशन को या उसके हर एक बिहेवियर को इज बीन सबसाइडेड, सप्रेस्ड। तो वो बच्चा धीरे 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 स्टार्टिंग में प्रोबेबली ही फाइट बैक, बट एट सर्टन लेवल उसको लगता है कि ठीक है, लेट मी ओनली गेट डाउन। तो वो ऐसा हो जाता है कि ठीक है, वो धीरे 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 उसको एक फॉन रिस्पॉन्स भी कहते हैं कि वो इट्स नॉट द नेचुरल, जिसको कहते हैं कि नेचुरल वो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि दैट इज बीन एक्सपेक्टेड। तो कुछ पेरेंट्स होता है कि वो डांट के समझाते हैं, कुछ लोग इमोशनली वो करते हैं, राइट। सो आइदर वेज में अगर वो बच्चा इमोशनल उसमें अगर वो अपने एक्सप्रेशंस को, इमोशन को सबसाइड कर रहा है, दैट इज नॉट गुड ऑप्शन। एक्चुअली दैट इज नॉट अ गुड वे। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बच्चे एक्टिव हैं और अगर वो एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज गुड, एक बहुत अच्छा तरीका होता है। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। हमको लगता है कि सिर्फ बड़ों के पास ही स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर हम बच्चों के लेवल पे देखें तो बच्चों के लेवल पे भी अपनी एक दुनिया है। उनके लिए, हमारे लिए शायद वो चीज़ बड़ी नहीं हो, लेकिन उनके एज के हिसाब से दैट इज अ बिग थिंग एंड दे कैरी लॉट ऑफ इमोशनल थिंग्स। स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोसाइटी में विद देयर फ्रेंड्स, देयर लाइक इमोशनल, बहुत सारा स्टडी प्रेशर रहता है। तो अगर वो बच्चा एक्सप्रेस कर देता है इन वॉट एवर फॉर्म, तो एटलीस्ट ही इज वेंटिंग आउट दैट इमोशन। तो क्या हो रहा है ना कि वो खाली हो रहा है एंड दैट इज गुड फॉर हिज इमोशनल ग्रोथ। लेकिन अगर वो उन सारी चीज़ों को वेंट आउट नहीं कर पा रहा है, जस्ट कि सबके सामने अच्छा बनने के लिए या पेरेंट्स के सामने जस्ट टू बी गुड चाइल्ड जिसको बनने के लिए, या एक प्रेशर है, सोशल प्रेशर बोल रहे हैं, फैमिली प्रेशर है कि यू हैव टू बी गुड, या बड़े हो या वट एवर, यू हैव टू बिहेव इन दिस पर्टिकुलर वे। तो वो अगर आपके इमोशंस सबसाइड हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो इमोशंस अंदर दब जाते हैं तो वो इमोशंस कहीं जाते नहीं है, इट गेट बरीड इनसाइड यू। एंड वो जो रहता है वो अंदर बच्चे के स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारे अलग अलग तरीके से देन इट कम्स आउट, एंड विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड फॉर देयर इमोशनल, मेंटल एंड देयर साइकोलॉजिकल। ऐसे में हमें किस तरह से टेक केयर करनी चाहिए? जैसे सपोज आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो जैसे मतलब यूजुअली ये होता ही है कि हम जब घर में 2 बच्चे होते हैं तो हम कंपेयर करती हैं कि नहीं आप तो बड़े हो, आपको बड़े जैसे बिहेव करना चाहिए, वो छोटा है उसको आपको उसकी टेक केयर करनी है, काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे में मतलब आपका क्या पेरेंटिंग टिप्स होगा? आप क्या पेरेंट्स को टिप्स देना चाहोगी कि वो इस सिचुएशन में कैसे अपने बच्चों को हैंडल करें? एक्चुअली हाउ वी गो इज कि देखिए, बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, बच्चा बच्चा है। एट द एंड ऑफ द डे द एज और दैट डज नॉट मैटर। बच्चे को चाहे वो बड़ा बच्चा है तो भी उसको उतना ही पेरेंट का इमोशनल कनेक्ट या उतनी लव केयर की ज़रूरत है जितनी छोटे वाले को है। हाँ, लेकिन जब ऐसा होता है ना, कई बार हम समझाते हैं कि भाई चलो छोटा बच्चा रो रहा है, तो बड़े बच्चों को यूजुअली हम बोलते हैं कि भाई आप आपका छोटा भाई है या छोटी बहन है तो आप उसका ध्यान रखो, अब उसको थोड़ी देर के लिए दे दो, दैट इज़ फाइन। लेकिन जब वो धीरे धीरे लेकिन आपको ये चीज़ बड़े बच्चों को भी समझाना है कि जस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, मतलब यंगर ब्रदर और सिस्टर, बट इट डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम यू हैव टू सेक्रीफाइस या आपकी चीज़ों को सप्रेस करके उसको दिया जा रहा है। नहीं, आपको ये करना है कि ठीक है, यू हैव टू गिव दैट इक्वल लव एंड केयर टू द बिगर वन। क्योंकि क्या होता है कि जब छोटे बच्चे आते हैं तो वो बड़े वाले के ऊपर से अटेंशन कम हो जाता है। सो दैट इज अगेन इट्स एन एफर्ट। देखिए, पेरेंटिंग हैज नेवर बीन ईजी एंड इट कैन नॉट बी ईजी। सो विथ 2 किड्स डेफिनेटली आपको उतना ही ध्यान छोटे पे देना है, लेकिन आपका क्योंकि बड़ा बच्चा उस समय उस ग्रोथ स्टेज पे है वेयर योर बिगर चाइल्ड ऑल्सो नीड दैट मच ऑफ इमोशनल सपोर्ट। तो उस समय आपको ध्यान जरूर देना है कि आप उतना ही अटेंशन, लव, केयर, अफेक्शन अपने बड़े बच्चे को भी दें, ताकि उसका जो इमोशनल ग्रोथ है वो हैम्पर ना हो। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट किड, वो जरूरी इसलिए भी है ताकि वो उन दोनों बच्चों के बीच में बॉन्डिंग रहे। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने बड़े पे ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ छोटा, तो वो एक जो सो कॉल्ड बच्चा है, ही और शी कैन हैव दैट जेलिसी फैक्टर बोल लो, या उतना बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप दोनों को, जैसे अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो देन आपको छोटे वाले को भी समझाना है कि नहीं बेटा, भैया बड़ा है एंड
आपको आपको चीजें शेयर respect करनी है या है। whatever XYZ, या आपको उसकी बात माननी है, तो आपके बड़े वाले बच्चे को भी लगना चाहिए कि नहीं, आई एम गिवन दैट ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू केयर। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप दोनों को साथ में लेके। सेम, आपके पैरामीटर्स अलग नहीं होना चाहिए, पैरामीटर्स हैज टू बी सेम फॉर बोथ द चाइल्ड। ऐसे में जैसे हमारा जो छोटा बच्चा है और जो बड़ा बच्चा है, तो मतलब जैसा कि आपने कहा कि जेलसी फैक्टर भी आ जाता है, एंड इट्स वेरी कॉमन एंड आई हैव सीन इन मैनी किड्स। तो ऐसे में मतलब किस तरह से, मतलब क्या हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि उनके अंदर ये जेलस की भावना ना आए? मालती, सबसे पहला ये है कि आपको रादर देन डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ बच्चों का कनेक्शन रहता ही रहता है, Right, हाँ। पर यू हैव टू वर्क मोर ऑन बिल्डिंग बॉन्डिंग एंड कनेक्शन बिटवीन द किड्स। या कि जब अब बड़ा बच्चा आया है तो जो बड़ा बच्चा है तो डेफिनेटली जब छोटा बच्चा आता है ना, तो एक वो रिलेक्टेंस रहता है। हाँ। क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि नाउ माई लव, माई अफेक्शन, माई केयर जो सिर्फ मुझे अभी तक मिलता था, नाउ इट्स बीन डिवाइडेड, अभी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उस समय आपको यू हैव टू स्पेशली टेक केयर दैट वो जो बच्चा, बड़ा बच्चा है, ही हैज़ टू और शी हैज़ टू बॉन्ड मोर विद द चाइल्ड, विद द यंगर वन, कि भाई आप उसको उसका करने दो, आप उसको, आप मतलब यू हैव टू टॉक इन दैट वे कि भाई ठीक है, यू आर दी द केयर टेकर, यू आर द बिग ब्रदर, आपको उसका ध्यान रखना है, ये करना है। तो छोटी छोटी यू कैन नॉट मेक द 100% थिंग्स राइट, बट हमको उनके बीच में इतना बॉन्ड क्रिएट करना है कि वो एज अ मदर फिगर और एज अ फादर फिगर एक्ट कर सके। तो जब वो बॉन्डिंग रहेगी और जब थोड़े बड़े होते हैं तो देन ऑल्सो यू हैव टू पुट ऑल दी एफर्ट्स कि उन दोनों की ही बॉन्डिंग के लिए आप एफर्ट्स ज़्यादा लगाएं, एंड हमेशा ये करें कि बड़े बच्चे को ये फील ना हो कि मेरा कहीं चीज़ कोई मिस कर रहा हूँ या मेरी चीज़ें कम की जा रही हैं बिकॉज ऑफ माई ब्रदर और सिस्टर। तो अर्पिता जी, जैसे कि अभी हमने बात की कि दो बच्चों के बीच में जेलस ना हो, कैसे उनके अंदर एक लविंग बॉन्डिंग बन सके, तो जैसे अब जब हम बच्चों को ठीक करने की बात करते हैं तो उसके पहले पेरेंट्स को खुद पे क्या वर्क करना चाहिए, वो 60 सेकेंड्स रूल क्या होना चाहिए? मालती, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि इट्स नॉट अबाउट कि फिक्सिंग योर चाइल्ड, इट्स मोर अबाउट डेवलपिंग योर सेल्फ एज अ पेरेंट और एज अ ह्यूमन बीइंग। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पेरेंट बनते हैं, सो वी एक्चुअली गेट बैक टू आवर चाइल्डहुड, राइट? तो हम भी बच्चों के साथ ग्रो करते हैं। सो जो भी चीज़ें होती है, तो जैसे हमने पहले बात की कि वो हमारे इनर वुंड्स को या हमारे अनहील्ड जो पैटर्न्स होते हैं उसको बाहर लेकर आता है। या ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में देखें तो हर कोई गुडी गुड बिहेव करता है, एवरीवन विल बी गुड, लेकिन जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं देन योर रियल पर्सनालिटी कम्स अप, राइट? तो रादर देन फिक्सिंग योर चाइल्ड, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हम एक रेगुलेटेड पेरेंट्स बन सके। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका बच्चा जो भी चीज़ सीख रहा है, जो भी चीज़ कर रहा है, दैट ही और शी इज लर्निंग फ्रॉम यू ओनली, राइट? तो आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करोगे, दैट इज गोइंग टू बिल्ड योर चाइल्ड्स बिहेवियर, कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, उसकी रेजिलियंस, एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन हाउ पेरेंट्स आर रिएक्टिंग। तो सबसे पहले पेरेंट्स हैज़ टू लर्न टू बी अ रेगुलेटेड पेरेंट। सो हमेशा मतलब आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ थिंग्स जो हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपने सेल्फ अवेयरनेस, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ट्रिगर करती हैं, क्योंकि जब आप वो चीज़ से ट्रिगर हो जाते हो दैट टाइम यू रियली हैव नथिंग इन हैंड। तो आपको क्या करना है कि रोज़ जब भी कोई चीज़ हो जाए तो उसको रादर देन टेकिंग एज सेल्फ गिल्ट मोड पे न जाते हुए जस्ट कीप एन अवेयरनेस कि अच्छा ठीक है, आज मैंने बच्चे को डांटा या वट एवर XYZ थिंग हैपेंड, और जिस चीज़ के ऊपर मैंने रिएक्ट किया, सो व्हाट वाज दैट ट्रिगरिंग मी। तो अगर रोज़ हम 5 मिनट या 10 मिनट निकाल सकें कि भाई मैंने किस चीज़ के ऊपर ट्रिगर किया, और अगर हम अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हील कर सकें, देयर आर डिफरेंट वेज टू हील इट। सो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं, जब हमको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ हमको ट्रिगर कर रही है, तो वी कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन। हमको यही नहीं पता कि हमें बुखार है तो डेंगू है, मलेरिया है, या तो हम दवाई कौन सी लेंगे, राइट? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले ये पता लगाएं कि व्हाट इज दैट ट्रिगर्स मी, राइट? सेकेंड थिंग इज कि हम थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करें, ताकि हम अपना जो रेगुलेशन कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकें। रेगुलेशन कैपेसिटी इज कि पेरेंट्स की कैपेसिटी कि वो एक्सप्लोड होने से पहले कितने लेवल तक अपने स्ट्रेस को संभाल सकते हैं, राइट? सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम
कुछ लोग होते हैं जो बहुत लेवल के बच्चे के टैंट्रम्स के बाद दे रिएक्ट। कुछ लोग होते हैं कि बच्चे ने थोड़ा सा कुछ किया, दिल भी बूम, राइट। सो आपको अपनी रेगुलेशन कैपेसिटी को बढ़ाना है, सेकेंड थिंग। सो दैट थिंग, सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपको अवेयरनेस साथ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जितना आप काम रहेंगे, बिकॉज सी जो आपके रेगुलर थिंग्स हैं, आपका ऑफिस है, स्ट्रेस है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू रियली कैन नॉट अवॉइड दैट और यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो या थोड़ा सा मेडिटेशन करते हो और समथिंग टू रेगुलेट योर इमोशनल एंड योर मेंटल रिदम, तो अगर उसके लिए अगर आप वर्क कर रहे हो तो आप क्या होगा कि आपका जो एक्सप्लोजन वाला जो रेंज है दैट विल बी लिटिल इंक्रीज। तो आप क्या होगा कि आप अपनी चीज़ों को धीरे धीरे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आपको वो जो आपका एकदम जो इंस्टेंट ब्लास्ट होने वाला टाइम है दैट विल रिड्यूस। तो आपको उतना समय मिलेगा कि यार मैं इंस्टेंट रिएक्ट करने की जगह थोड़ा सा काम डाउन होते हैं। फिर फाइनली कि जब भाई ये तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली जो हमको रोज करनी है, लेकिन व्हेन एक्चुअली द ट्रिगर हैपेंस कि जब बच्चे ने कुछ किया, तो उस समय बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि rather than me responding or reacting, just let me take a break, एक pause, just give a pause to yourself, कि जरूरी नहीं है ना कि मुझे सारी चीजें अभी फिक्स करनी है, अभी सॉर्ट करनी है, या मेरा बच्चा चिल्ला रहा है तो मुझे उसको अभी जवाब देना है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। जस्ट टेक अ ब्रेक, 2 मिनट थोड़ा साइड में हट जाइए, जस्ट एक्सेल, डीप एक्सेलेशन। इनहेल आप नॉर्मल करें, लेकिन एक्सेलेशन आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा करें, क्योंकि जब आप एक्सेल लॉन्ग करते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारा कामिंग सिस्टम होता है। तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा समय मिलेगा अपने आप काम डाउन करने के लिए। देन यू कैन टेक अ सिप ऑफ वाटर, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करो कि अच्छा ठीक है, दिस माई ट्रिगर पॉइंट, दिस इज व्हाट इज ट्रिगरिंग मी, बट आई हैव टू कीप माई काम। 2 मिनट बाद आइए, एंड देन क्योंकि आप अगर शांत हैं तो आपका बच्चा भी आपके नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होकर के वो भी धीरे धीरे शांत होगा। हो सकता है कि तुरंत ना शांत हो, रोना बंद ना करे, चिल्लाना बंद ना करे, और टेंट्रम्स इज स्टिल गोइंग ऑन, बट डेफिनेटली क्योंकि आप शांत हैं तो धीरे 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 आपका बच्चा शांत होगा। क्योंकि अगर दोनों ही फाइटिंग मोड में चले जाएंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू एस्केलेट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अगर शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा अपने आप काम डाउन हो जाएगा। सो तो ऐसा भी होता है ना अर्पिता जी कि बच्चे जो होते हैं वो बाहर तो इतने स्वीट से होते हैं, बिल्कुल एंजल जैसे होते हैं, और घर पे आते ही पेरेंट्स के साथ एज ए मॉन्स्टर जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मालती, एक्चुअली जो घर होता है या जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक सेफ बेस होता है। ओके, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एक अटैचमेंट डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, कि जो बच्चे होते हैं वो वहीं अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं जहां वो सेफ फील करते हैं। और जो सबसे उनके लिए सेफेस्ट प्लेस होती है वो पेरेंट्स होते हैं, राइट। तो जैसे अगर आप बच्चों को देखो तो जब वो स्कूल जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो दे बिहेव गुड, बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि भाई दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। उनको अच्छे से हम समझा के लेके जाते हैं कि आपको अच्छे से बिहेव करना है, आपको अच्छा बन के रहना है, या भाई आसपास के लोग हैं तो दे ट्राई टू कंट्रोल देयर इमोशंस, देयर एंगर, जो भी चीजें रहती हैं वो सारी चीजें उस समय कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो घर पे आते हैं तो नाउ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक्यूमुलेट हो गई हैं, राइट। तो अभी उनको उस चीज को बाहर निकालना है। तो वो जब बाहर निकालना है तो अब उनके पास, एज हमने पहले बात की, कि उनके पास वर्ड्स नहीं होते। अब ये वर्ड नहीं बोलते हो घर आके कि अरे वाह, नाउ आई कैन डिस्चार्ज माय इमोशंस। नो, दैट इज देयर वे ऑफ डिस्चार्जिंग, कि यार वो गुस्सा करेंगे, बहुत चिड़चिड़ करेंगे, रोएंगे और समथिंग। इट्स जस्ट देयर वे ऑफ रिलीजिंग दैट इमोशंस जो बहुत देर से एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं। जैसे अगर बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो लोग बोलते हैं कि अरे स्कूल में तो अच्छा था, शाम को आते के साथ ही एकदम तांडव हो जाने चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्कूल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। स्कूल में टीचर ने कभी डांट दिया है, बच्चों ने कुछ वो किया है, कोई दे पुल योर लेग और समथिंग, किसी ने कुछ एरोगेंटली बोल दिया है, आपके फ्रेंड्स ने आपको देयर इज सम फाइट बिटवीन योर पेरेंट्स, बिटवीन योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो वो क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें पाइल अप होते जा रही हैं। एंड तो वो जब घर आ रहा है उसके बाद नाउ ही फील्स कि अभी आई एम ओवरवेल्म्ड, आई रियली नीड टू ब्रिंग इट आउट नाउ। तो उस समय वो उनको लगता है कि नाउ ठीक है, दिस इज माई सेफ प्लेस, इधर मैं अपने जो एक्सप्रेशन से जो भी मेरे इमोशंस है आई कैन इजिली डिस्चार्ज। सो दैट इज वाई। और वो हमको लगता है कि अरे ये तो भाई बाहर तो बहुत अच्छा था और सडनली क्यों? सो वो वैसे होता है कि भाई बिकॉज दैट इज वेयर, कि भाई उनको पता है कि वट एवर बी इट, माई पेरेंट्स आर
माइन, और वो मेरे इन सारे के अलावा भी मुझे दिल टेक केयर ऑफ मी। सो हाँ, मतलब मैंने भी देखा ना कि जब बच्चे बाहर हैं, बाहर उन्हें कितनी भी चोट लगी हो फिर भी वो खेलते रहेंगे, और जैसे ही घर में आएंगे वो रोना शुरू, यहाँ दर्द हो रहा है मम्मा यहाँ। तो मतलब मोस्टली तो दैट टाइम पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि वहां पे फ्रस्ट्रेशन निकलती है कि अभी तो तुम इतने अच्छे से खेल रहे थे नीचे, तुम 2 घंटे खेल के आओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, घर पे आते ही फिर तुम रोना शुरू कर दिया। एक्चुअली द थिंग इज कि हम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हैं, तो मैंने वही बोला ना कि वी रियली डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस या कोई मैनुअल नहीं है कि बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है तो उनको लगता है कि यार ये क्या है, मतलब मेरे पास आके ड्रामे क्यों करने हैं, बाहर तो तुम बहुत अच्छे थे, चाचा के साथ अच्छे थे, बुआ के साथ अच्छे थे, फ्रेंड्स के साथ अच्छे थे, व्हाई सडनली व्हेन यू आर कमिंग अप टू मी, तो व्हाई दिस ड्रामा इज हैपनिंग। तो बस पेरेंट्स को इस अवेयरनेस की जरूरत है कि रादर देन यू आल्सो रिएक्टिंग टू दैट, क्योंकि उस बच्चे को तो कहीं तो एक वेंट आउट चाहिए ना, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो उसके अंदर भरता जाएगा और वो फिर फूटेगा एक साथ। So it's better कि अगर वो थोड़ा सा अगर whatever the emotion that has been piling up, अगर वो थोड़े रोज निकलते जा रहे हैं तो आपका बच्चा फ्री हो जा रहा है, राइट? तो that is very good for their emotional development. तो rather than reacting now to I that, can understand it's this points, yeah. कि मतलब वो, और एक्चुअली ऐसा होता भी है कि मैं बोलती हूँ कि जब मैं घर पे नहीं रहती हूँ तब तो जब मैं वापस मतलब व्हेन आई बैक टू होम कि हर चीज बिल्कुल डिसिप्लिन वे में जहाँ पे जो चीजें रखनी है वैसी रहती है, और जब मैं घर में होती हूँ सारी चीजें तुम दिखा के रखते हो। that is how it is because they know कि this is my emotional safe place. हाँ, मम्मा आप हो ना घर पे, इसलिए हम ऐसे करते हैं। That is an emotional So now I can understand, like they have to went out, so where they will go, so True. that's what they come to us. तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, तो इसमें जो बच्चे जो हैं वो सिर्फ पेरेंट्स को ही मिरर कर रहे हैं। तो क्या अगर पेरेंट्स ठीक कर ले, मतलब खुद को रेगुलेट कर ले, खुद को ठीक कर ले, तो क्या बच्चा रातों रात ठीक हो जाएगा, मतलब या फिर ये उम्मीद करना अनरियलिस्टिक है? नहीं एक्चुअली मालती डज नॉट हैपन लाइक दैट कि क्योंकि जो चीजें होती है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है बच्चों को। ऐसा नहीं है कि आपने आज बहुत अच्छे से बिहेव कर लिया तो सडनली थिंग्स विल बच्चा कल एकदम ही सब ठीक हो जाएगा। बच्चा देखता है कि कंसिस्टेंटली मुझे अगर एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी, एक सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, सो देन धीरे धीरे वो मेलो डाउन होगा। इट डज नॉट मीन कि बच्चा टेंट्रम शो नहीं करेगा, वो बच्चा है, डेफिनेटली उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो तो करेगा, वो मेल्ट डाउन होगा, कभी गुस्सा भी करेगा, आंसर बैक भी करेगा, एंड वो एक नॉर्मल ग्रोथ है बच्चे की। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि कोई कद्दू जैसे बैठा रहना है, तो हमको कोई टॉय थोड़ना चाहिए। अगर एक जीता जागता बच्चा है और अगर वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है तो ही हैव इमोशंस, ही हैव हर टाइप की चीजें वो गो थ्रू करेगा। इट्स जस्ट हमको उसको मैनेज करते आना चाहिए। सो जब हम रेगुलेट होते हैं तो वी नो कि भाई क्या चीजें ही बच्चा इज गोइंग थ्रू, क्या उसके अंदर अगर वो कोई टेंट्रम शो कर रहा है तो देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग इनसाइड। अब बच्चे के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, जो वो नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो ये टेंट्रम से इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर हम ये चीज समझ ले और हम अपने आप को रेगुलेट कर ले तो हम उस चीज को हैंडल प्रॉपर्ली कर पाएंगे। और जब उसको समझ में आए कि अच्छा भाई इमोशंस जो होते हैं, जो हेवी इमोशंस होते हैं, उनको हैंडल किया जा सकता है। क्योंकि अभी तक तो बच्चा वो गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो बच्चा क्या सीख रहा है कि भाई इमोशंस आर दे कैन नॉट बी हैंडल्ड। इसको इसी तरीके से मतलब एक्सप्लोड, दोनों तरफ से लड़ाई करके ही इमोशंस को हैंडल किया जा सकता है। बट व्हेन यू आर रेगुलेटेड तो आप क्या सिखा रहे हो बच्चे को, हर एक चीज को कैसे हैंडल करना है, हाउ टू बी रेजिलियंट। तो थिंग्स इज नॉट गोइंग टू मतलब इसको पता नहीं कि वो एक ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, बट आपके बच्चे को भी पता चलेगा कि अच्छा मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीजों को हैंडल की जाती है। अगर आप गुस्सा करने के बाद अगर बच्चे को सॉरी बोल रहे हो या मतलब यू आर ट्राइंग टू रिपेयर दैट थिंग, तो बच्चे को समझ में आया कि अच्छा जो रिलेशनशिप है अगर कहीं हॉट टॉक हो जाता है तो वो रिपेयर भी किए जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू टीच। सो वो जो फेजेस हैं बच्चों के, हर एक फेज में बच्चों का एक अलग बिहेवियर होता है, अलग टेंट्रम्स होते हैं, अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सो यू कैन नॉट चेंज दैट विल कम, क्योंकि बच्चा सिर्फ घर में नहीं रहता ना, ही इज अ सोशल बीइंग। वो स्कूल जाएगा, वहां से कुछ सीख कर आएगा, वो सोसाइटी में जाएगा, वहां से कुछ सीख कर आएगा। बट यू जस्ट नीड कि आप उसको करेक्ट नहीं करना है या उसको एज अ गुड बॉय या गुड गर्ल नहीं बनाना है, हमको सिर्फ उसको सिखाना है। यू हैव टू जस्ट कीप ऑन लर्निंग। अगर आप रेगुलेटेड हो तो आप उस चीज को हैंडल करना सिखा रहे हो। तो मैम जैसे कि अभी जो होता है ना कि पेरेंट्स पूरे मतलब अभी के टाइम में क्या है कि पेरेंट्स जो है बहुत
आर वर्किंग, तो मॉम्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा गिल्ट की भावना रहती है, बहुत ही बड़ा एक गिल्ट होता है जब अपने बच्चे को छोड़ के बाहर जाती है, तो उसे लगता है कि एम आई अ गुड मदर और नॉट, आर वी अ गुड पेरेंट्स। तो इस गिल्ट की भावना का भी क्या बच्चों के ऊपर असर पड़ता है? डेफिनेटली मालती, ये गिल्ट जो होता है, पेरेंटल गिल्ट जो होता है, एक्चुअली गिल्ट इज अ बहुत नॉर्मल इमोशन है जो हाँ। हर किसी में आता है एट सर्टेन लेवल ऑफ योर लाइफ। हर किसी में गिल्ट आता है किसी न किसी चीज को रिलेटेड, राइट? लेकिन जब ये गिल्ट आपका ड्राइविंग फैक्टर बन जाए, मतलब पेरेंटिंग का ड्राइविंग फैक्टर जब गिल्ट बन जाए, तब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम गिल्ट में होते हैं, जब नॉर्मल हम कॉन्शियस पेरेंटिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि भाई हमने कौन सी मिस्टेक की है और हम कैसे उसको फिक्स करें, राइट? लेकिन जब हम गिल्ट बेस्ड पेरेंटिंग करते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमको लगता है कि भाई अगर हम छोटा सा भी कुछ मिस्टेक करते हैं, छोटी सी हमारी तरफ से कुछ कमी रह जाती है, तो हमको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या आई एम अ बैड पेरेंट। अरे मैंने आज तो अपने बच्चे पर चिल्ला दिया, मैंने अपने गुस्सा कर दिया। जो नॉर्मल जो होम मेकर्स भी जो होती हैं, क्या वो ये सब चीज नहीं करती हैं? दे ऑल्सो शाउट। वो कभी कभी जरूरत होती है तो भाई थोड़ा सा यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो। तो पर वो जो गिल्ट होता है ना, तो दैट एक्चुअली चेंज द एंटायर सिनेरियो। क्योंकि जब आप गिल्ट वाले जो मोड में जाते हैं, तो आप क्या करते हो कि आप जो एक प्रॉपर एक जो आपके बच्चे की ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो एक अपब्रिंगिंग होना चाहिए, वो गिल्ट बेस्ड पेरेंटिंग पे शिफ्ट हो जाती है। बच्चे भी आई थिंक उसको सेंस करते होंगे, और किड्स आर वेरी इमोशनली विजिलेंट, और वो आपके गिल्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जब आप गिल्ट बेस्ड पेरेंटिंग करते हो, तो दो तीन चीजें होती है कि आप क्या करते हो कि आपके जो रूल्स होते हैं या जो डिसिप्लिन होता है, वो शेकी हो जाता है। कि भाई किसी दिन आपने डांट दिया या कुछ कर दिया, एंड देन यू फील गिल्टी कि अरे भाई मैं तो वैसे भी टाइम नहीं देती हूँ, एंड नाउ मैंने ऐसा भी कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप जो आपकी बाउंड्री सेट की है, आपने जो रूल्स बनाए हैं, यू गेट लीनियंट टू, आप उसको ब्रेक करते हो या बहुत लीनियंट हो जाते हो। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा अभी मतलब ये सही, मुझे ये जो मम्मी ने पिछले बार जब बोला था, तो ये दिस वाज अ रूल फॉर मी, बट नाउ बिकॉज शी इज गिल्टी, तो अभी मेरे लिए चेंज हो गए। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि मतलब ये गिल्ट के हिसाब से मुझे वो करना है, या दिस इज द रियल बाउंड्री विच आई हैव टू फॉलो। तो जब बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, तो वो क्या हो जाता है ना कि दे also get confused how they have to actually behave. एंड देन वो क्या होता है कि भाई इमोशनल ब्राइबिंग हम करते हैं कि अरे बेटा आज मैंने अगर सुबह डांट दिया, तो चलो आज एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम कर लो, यू कैन हैव अ चॉकलेट। तो सेकंड हम ये करते हैं कि कई बार हम उनको इमोशनल ब्राइबिंग करते हैं कि अच्छा आज सुबह डांट दिया है, तो शाम को बेटा चलो थोड़ा सा आप गिल्ट में रहते हो दिन भर, तो आप शाम को एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम ले लो, ये चॉकलेट ले लो, लेट्स गो फॉर पिज्जा, लेट्स ऑर्डर पिज्जा, आपके पसंद का आज खाना खा लेते हैं। तो बच्चा ये सीखता है कि अच्छा मतलब अगर मैंने टेंट्रम शो किया है या मैंने कुछ किया है, और उसके कारण अगर मम्मा गिल्ट फील कर रही है, तो टेंट्रम प्लस गिल्ट इज रिवॉर्ड। तो अगली बार क्या करेगा बच्चा कि भाई ठीक है, ही पुश द लिमिट्स, वो आपको और पुश करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा करूंगा, तो क्या हो जाएगा कि भाई मुझे मम्मा डांटेगी, फिर वो गिल्ट में जाएगी, और फिर शाम को मुझे कुछ मिलने वाला है। So that is how you're teaching, मतलब बच्चे को आप वो लूप होल्स सिखा रहे हो कि how this is going to, so rather than guilt you have to feel कि ठीक है whatever be it, तो ठीक है, rather than going into guilt, जस्ट जो भी आप टाइम बच्चों के साथ ले रहे हो, that should be quality time, to be quality time, या आप ऐसा कुछ करो कि that your child really feel कि you are more connected. So that is all about, it's not about the quantity of time, it's all about the more connection that you can create. आप उतनी देर में अगर आप वो connect build कर पा रहे हो, तो then you don't have to be go get into that guilt. Everyone has their own choices that we make. लेकिन अगर उन choices के साथ आप चीजों को handle कर सकते हो properly, then probably it's like perfectly fine. तो जैसे ये मतलब ये हमने बच्चों की बात की, तो इसमें जैसे बच्चे जो होते हैं उनको इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए हम मतलब एज ए पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि हम बच्चों के साथ अगेन जैसे हमने भी बात की कि जितना ज्यादा बच्चे कनेक्टेड आपसे रहेंगे, तो उतना ज्यादा आप पहली चीज तो उनके साथ उतना अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करोगे। फर्स्ट थिंग, जब आप बॉन्डिंग उनके साथ क्रिएट करते हो एंड यू योरसेल्फ आर रेगुलेटेड, तो आप क्या करते हो कि बच्चे को आप चीजें, जैसे हमने बोला कि बहुत सारी चीजें हम सिखा रहे होते हैं, राइट, ऑन द डेली बेसिस। जब हम खुद रेगुलेटेड हैं और कोई बच्चा आके किस तरीके से बिहेव कर रहा है और आप उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हो, अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका बच्चा सीखेगा कि भाई रिएक्ट करना है। लेकिन आप उसको कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करते हो, कैसे आप उस चीज़ को आप लेटर ऑन बताते हो कि भाई दिस वॉज
हाउ इट शुड बी डन, तो आप उसको रेजिलियंस सिखा रहे हो। तो आप क्या होता है कि धीरे धीरे इस तरीके से व्हेन योर कनेक्शन, योर बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपका बच्चा धीरे धीरे वो अपने आप, वो जो एक इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, जो रेजिलियंस होता है, वो अपने आप बच्चा सीखते चला जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि व्हेन यू नो डोंट ड्राइव फ्रॉम दैट गिल्ट फैक्टर, या आपको सिर्फ उसको सिखाने के लिए, या यू डोंट हैव टू बी दैट मॉम और डैड कि जिसको अपने बच्चों को पिक्चर परफेक्ट बनाना है। नो, यू डोंट नीड टू बी दैट पेरेंट की जो आपको पिक्चर परफेक्ट बनाना हो। यू जस्ट नीड कि जो डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं, जो रियल लाइफ की में जो स्किल्स हैं, उसको भी अगर आप धीरे धीरे उनको हैंडल करना, या उनको कैसे एक पर्सपेक्टिव उनको अगर आप दे सको कि दिस इज हाउ द लाइफ इज, दिस इज हाउ, क्योंकि बच्चों को आजकल यूजुअली ऐसा लगता है कि वो जो वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं कि दैट इज हाउ द लाइफ इज, वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको देखकर ही समझते हैं कि दिस इज हाउ द सॉल्यूशंस आर। लेकिन अगर आप उनको रियल लाइफ का एक्सपोजर दे सको, यू कैन टेक देम आउट, आप अलग अलग उनको एक्सपीरियंसेस दे सको, लाइक यू टेक देम टू रिलेटिव्स। आज हम रिलेटिव्स क्या नहीं जाते हैं, तो वो एक जो जिसको बोलते हैं ना, एक वृहद परिवार का जो एक जहाँ से हम सीखा करते थे, हमको इमोशनल उसके लिए कभी भी हमारी जनरेशन को या पहले किसी को सिखाया नहीं गया। वी वर रेजिलियंट बिकॉज we were with the bigger family, and we were not aware with these terms like nowadays depression, bored, like in our childhood we never get, because like somewhere we are alone. इतने बड़ा हमारे पास सोशल सर्कल है, फेसबुक पे 1000 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन व्हेन यू रियली नीड समवन देयर इज नो वन। तो हमको इमोशनल इंटेलिजेंस या रेजिलियंस या XYZ, बहुत सारे बहुत सारे एकदम अच्छे से वर्ड्स होते हैं, बट इट ऑल इज whatever exposure, the maximum exposure that you can give to your child, वहाँ से बच्चा अपने आप सीखता है। आपको बहुत ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। You don't have to take that efforts, क्योंकि जब आप चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, जब आप उनको समझाते हैं, सही पर्सपेक्टिव देते हैं, kids learn. तो ये इमोशनल रेगुलेशन जो है, ये दिस इज ओनली अ फैंसी टर्म्स और दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द पेरेंटिंग। दिस इज द फाउंडेशन दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अभी हमने बात की कि आपके हर एक बच्चे के, इमोशनल हो, साइकोलॉजिकल हो, उसके हर एक डेवलपमेंट में पेरेंट्स प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे अगर हम बात करें तो पहले जो हमारे पहले के जो जनरेशन थे, पहले 3 फैक्टर्स हुआ करते थे जो बच्चों की डेवलपमेंट में हेल्प करते थे। सबसे पहला होता था परिवार। परिवार मतलब नॉट ओनली द पेरेंट्स बट द एंटायर फैमिली। सेकेंड यूज टू बी द स्कूल, जो हम जहाँ पाठशाला जहाँ हम पढ़ने जाते थे, एंड थर्ड यूज टू बी द सोसाइटी। अगर आज हम देखें तो स्कूल्स के पास ना टाइम है, ना इंटेंशन है, और ना वो इतना एफर्ट लगाना चाहते हैं, तो स्कूल इज गॉन। सेकेंड वॉज अ सोसाइटी। आज वी ऑल नो कि सोसाइटी की वट एवर एक्सपोजर जो बच्चों को आज मिल रहा है सोसाइटी से, दैट इज नॉट दैट गुड कि वो एक बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड कर सके। तो नाउ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ कम ऑन दी फैमिली। और जैसे कि अब आज हम सब वर्किंग क्राउड हैं, एंड वर्किंग मतलब पेरेंट्स हैं, और हम अपने जिसको बोलते हैं ना, एक उस पूरे जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, वी स्टे अलोन। तो इसीलिए अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि नाउ एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर बाय ओनली द पेरेंट्स, एंड इफ दे आर नॉट रेडी, तो फिर ये जो है ये तो बहुत ज़्यादा फिर शेकी हो जाएगी चीज़ें। सो फॉर द एंटायर डेवलपमेंट डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। So ma'am, now we are coming close to this podcast because it's going too long. So maybe friends, हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे जिसमें हम और डीप ड्राइव करेंगे इस पेरेंटिंग को, क्योंकि आज का जो टाइम है इसमें हमारे जो बच्चे हैं ये हमारा भविष्य हैं, तो इनको मतलब हमें जो इनकी एक संरचना गढ़नी है वो फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और जो मैम का जो फाउंडेशन है और मैम का जो वर्क है नव सृजन, जो कि यही पूरा काम करता है हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो हम मैम के साथ और भी अलग अलग पेरेंटिंग टिप्स और पेरेंटिंग एपिसोड लेके आएंगे। तो एज ऑफ नाउ मैम, आप मॉम्स के लिए, हमारे सोलफुल मॉम्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मालती, बहुत अच्छा लगा। दैट वाज रियली वेरी वेरी एक्साइटिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी सारी चीज़ें शेयर करके। तो फॉर ऑल दी मॉम्स, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप होम मेकर हो, वट एवर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू जस्ट बी द मदर और यू जस्ट बी हु यू आर, राइट, रादर देन ऑपरेटिंग फ्रॉम गिल्ट या सेल्फ वर्थ को प्रूव करने के लिए, या अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाने के लिए, या उस कंपटीशन में लगने के लिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। यू डोंट नीड टू डू दैट। अगर आप अपने बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा कम भी परफॉर्म कर रहा है और ही और शी इज स्लो, वट एवर, बट इफ यू कैन जस्ट गिव दैट कंप्लीट होलनेस, या जिसको बोलते हैं एक
लाइफ के प्रति अगर आप उसको एक सही डायरेक्शन दे सके, देन योर वर्क इज डन. इट डज नॉट रियली मैटर दैट कितना टाइम और कितने एफर्ट्स और कितनी फैसिलिटीज आप दे रहे हैं. इट मोर देन दैट, अगर इफ यू कैन जस्ट मेक योर चाइल्ड दैट मच रेजिलियंट, दैट मच एक्सेप्टेबल, और वो चीज़ों को अगर हैंडल करना सीख सके, देन यू आर द बेस्ट मदर और द वन एक्चुअली हु नीड्स टू बी अपलॉडेड. तो थैंक यू सो मच मालती. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे सोलफुल मॉम्स के लिए दिया. इट्स अ ग्रेट Thank मोटिवेशन you. फॉर देम कि वो अपने बच्चे को आने वाले जो भी उनका भविष्य है उनको एक अच्छे संस्कार और एक अच्छी परवरिश दें. सो थैंक यू सो मच मैम. हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट. सो मैम, ये छोटा सा गिफ्ट हमारे सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से. एंड थैंक यू सो मच मैम, Thank आपने you. इतना अच्छा टाइम दिया हमारे चैनल के लिए और आपने इतना अच्छा मैसेज दिया हमारे सोलफुल मॉम्स के लिए. सो वेरी वेरी थैंक यू मैम. Thank you so much, Malti. Thank you so much, and all the very best to all the moms and all the viewers of the channel. थैंक यू सो मच फ्रेंड. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए स्टे सोलफुल, स्टे हेल्दी, और इस पॉडकास्ट को आप दूसरे मॉम्स के साथ शेयर करिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है. थैंक यू सो मच.